Hello, good evening to all of you. I hope you are able to listen me properly. तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है निकालना सीखा था, ठीक है। अब हम उसको जो है आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, we are going to talk about the exceptional electronic configurations. ओके, सो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ केसेस। सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर, दैट इज ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 24, ठीक है। और इसी तरह से जो कॉपर का एटॉमिक नंबर है दैट इज 29। इन दो एलिमेंट्स की हम बात करने जा रहे हैं। अगर हम इन दो एलिमेंट्स की जो है कॉन्फ़िगरेशन निकालें, सो वो आएगी, क्या आएगी वो, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and then it is 4s2 3d4, ये आएगी, ठीक है। और जो अपने कॉपर की है वो आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ठीक है। सो this is what we expect. So it is the expected electronic configuration. It is the expected electronic configuration. But what is observed वो देखते हैं। जो observed configuration है that is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 and 3d5. And what is observed here? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10. सो जो हमने सोचा हुआ था, यहां पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है लास्ट में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 4s2 3d4 4s1 3d5, यहाँ पे 4s2 3d9, यहाँ पर जो है 4s1 3d10. सो देयर इज डिफरेंस, ठीक है।
अब ये डिफरेंस जो है क्यों है, हमें इस बात को जो है समझना है, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले मैं आसान बात से स्टार्ट करता हूं, दैट इज कि यहां पर देयर इज वन थिंग कॉल्ड सिमिट्री। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम D4 का केस लेंगे, सो D4 में सिचुएशन क्या है, D4 के अगर ऑर्बिटल्स को अगर हम देखते हैं, D सब शेल वाले ऑर्बिटल्स को देखते हैं, तो आप देख रहे हो कि D4 की सिचुएशन ये है और अपने D5 की जो सिचुएशन है वो ये है। तो जो अपना D5 वाला है दैट इज मोर सिमेट्रिकल, सही बात है, बिकॉज ऑल द ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड। तो इसलिए मोर सिमेट्रिकल से मोर सिमेट्रिकल हो गया D5 वाला। मैंने कहा कि सारे के सारे हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है कि एक ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो देयर इज नो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्योंकि D5 में इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है, सो दैट इज मोर स्टेबल वन, ठीक है। यही आप देखिए इसमें भी, दैट इज अगर हम D9 का केस देखते हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर हम यहीं पर D10 का केस देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अगेन इट इज मोर सिमेट्रिकल, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आया वो S से D में जंप करके आया है, आप देखो यहां से कम हुआ है और यहां पर आया है, ठीक है। ऐसे ही S2 से S1 हुआ, वो इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप किया है। मैं धीरे धीरे सब बातें डिस्क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। सो मैंने एक रीजन दिया कि ये जंप इसलिए हुआ कि D5 और D10 जो बने हैं, अब जो ऑब्जर्व्ड है, दे आर मोर सिमेट्रिकल। इज इट ओके? क्योंकि 4s में हाफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं सिमेट्रिकल क्यों नहीं रहेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें हाफ फील्ड है। वो जब दो था तब फुली फील्ड था, जब एक ही ऑर्बिटल है तो हाफ फील्ड है, इट्स सिमेट्रिकल। सुनिए, सो दैट मीन्स इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दैट इज fully filled and half filled orbitals are stable, या ऑर्बिटल्स कह लीजिए या सबशेल्स कह लीजिए, आर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री। मतलब हमें पीरियोडिक टेबल में जहां भी सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगी, वो जो है ज्यादा स्टेबल होंगी, जो कि सिमेट्रिकल, ठीक है। ठीक है, अभी आप प्रेजेंट केस को सुनते जाइए, ठीक है। सो मैंने कहा कि पीरियोडिक टेबल में जहां पर भी जो है फुली फील्ड होगा, आइदर हाफ फील्ड होगा, वो वाली कॉन्फ़िगरेशंस जो है
हाईली स्टेबल होंगी। दिस विल टॉक इन द पीरियोडिक टेबल। हम फिलहाल इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इन दोनों में। सो D10 इज मोर सिमेट्रिकल देन D9 एंड D5 इज मोर सिमेट्रिकल D4। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। सो पहला रीजन हो गया सिमिट्री। सिमिट्री कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, जो बड़ा रीजन है वो मैं आगे अब बात करने जा रहा हूं, ठीक है। आप ध्यान दीजिए। अब सुने, जो दूसरा रीजन है दैट इज एक्सचेंज एनर्जी। देखिए, सबसे पहले हम एक्सचेंज एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्सचेंज्ड बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। मतलब सेम सबशेल के ऑर्बिटल्स के साथ जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं तो एनर्जी रिलीज। मेरी बात को सुनते जाइएगा आराम से, ठीक है ना, आपको क्लियर हो जाएगी बात जो है, ठीक है। सो पहली बात तो ये है कि आखिर एनर्जी रिलीज ही क्यों होगी, ठीक है। पहले हम ये समझ लें कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है और जब भी चार्ज जो है एक जगह पे रहेगा तो वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल क्यों होगा? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप लोग एक घर में 4 मेंबर्स हो, आप 4 मेंबर्स हो और आपके घर में 4 ही कमरे हैं। तो अगर मान लीजिए आप ऐसा डिसाइड करेंगे कि मेरे कमरे में तुम नहीं आओगे, तेरे कमरे में मैं नहीं आऊंगा, हर एक अपने ही रूम में रहेगा, इट विल बी अनकंफर्टेबल फॉर ऑल। जबकि वही 4 रूम्स हैं, अगर आप ये डिसाइड करें कि हम इसको बेडरूम बना देते हैं, इसको जो है लिविंग रूम बना देते हैं, लाइक दैट, ठीक है ना, इसको किचन बना देते हैं, ऑल दैट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अगर आप डिसाइड करते हैं तो जो है इट विल बी कंफर्टेबल फॉर ऑल। सभी का एक्सचेंज बढ़ जाएगा, एक कमरे से दूसरे फ्रीडम बढ़ जाएगी सभी की। दैट मेक्स द सिस्टम स्टेबल। चार्ज की भी वही बात है, अगर एक जगह पे चार्ज रहेगा अनस्टेबल रहेगा। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम हीट हीट को मैं बताऊं, जैसे हीट जो है हम करते हैं, तो अगर नीडल के टिप को जरा सा मोमबत्ती पे हीट करो और ऐसे टच करोगे तो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि वो हीट एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है। जबकि वही अगर बड़ा लोहे का गोला हो और उतनी देर के लिए आप हीट करोगे, फिर आप अपने हाथ पे टच करोगे, आराम से आप जो है उसको फील कर सकते हो, ठीक है ना, वो इतना गर्म नहीं हुआ होगा क्योंकि हीट स्प्रेड होगी। और वही हीट आपने देखा है, हीट हैज द टेंडेंसी टू स्प्रेड। मतलब आप लोहे के गोलों को गर्म करते रहोगे तो वहीं से गर्म नहीं होगा जहां पे आप कर रहे हो, हीट विल स्प्रेड। वही चार्ज की बात है। चार्ज जो है, अगर आप लोहे के गोले की एक तरफ चार्ज दोगे वो सारे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दूसरी तरफ भी टच करोगे तो भी आपको करंट लगेगा। तो चार्ज ऑल्सो हैज द टेंडेंसी टू स्प्रेड। इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज। इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नहीं रहना चाहता,
वो जितनी जगह पे डिस्पर्स होगा उतना बेटर है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी जो है कम हो जाएगी, तो इसलिए चार्ज वुड लाइक टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। सुनते जाइए। तो ऐसे में ये किस तरह से, मतलब अब समझते जाइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो एक्सचेंज एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ exchanges or conditions for exchange। ये भी है कि हर एक इलेक्ट्रॉन्स में एक्सचेंज नहीं होगा, इसको भी आप समझिए। दैट इज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाफ फील्ड orbitals exchange only with electrons of half filled orbitals। हाफ फील्ड वाले हाफ फील्ड के साथ और फुल्ली फील्ड वाले फुल्ली फील्ड के साथ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑफ fully filled orbitals exchanges with electrons of fully filled orbitals। Just take a minute। So सुन लीजिए, नाउ आई एम अनम्यूट। तो मैं ये कह रहा हूं कि हाफ फील्ड वाला हाफ फील्ड के साथ ही एक्सचेंज होगा, फुल्ली फील्ड वाला फुल्ली फील्ड के साथ ही एक्सचेंज होगा। इज इट ओके? ठीक है। अब आप सुन ले, अब आप सुनिए, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए अब क्या है, जैसे अगर हम इन कंडीशंस को अगर हम देख लें, अब हम बात करते हैं, अप्लाई करते हैं इस चीज को। जैसे अगर हम क्रोमियम के केस में देखें जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, उसमें जो एक्सपेक्टेड वाली थी, उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन थी, ठीक है, दैट वाज, इसमें क्या था, आर्गन, एंड देन
4s2 3d4, यही था। ठीक है, अब सुने, तो इसमें D4 में आप देखें, D4 में हम एक्सचेंजेस कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स आर देयर। आप मेरी बात पे ध्यान देते रहिए। दैट इज, अब एक्सचेंज कैसे होगा? देखो, एक्सचेंज हो सकता है 1 और 2 के बीच में, जैसे मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, मतलब दीज टू कैन एक्सचेंज, सो इट इज वन एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज ये भी हो सकता है 1 और 3 के बीच में, एक्सचेंज 1 और 4 के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, सुनते जाइए, एक्सचेंज 2 एंड 3 के बीच में भी हो सकता है, एक्सचेंज 2 एंड 4 के बीच में भी हो सकता है, एंड लास्ट इज एक्सचेंज जो है 3 एंड 4 के बीच में भी हो सकता है। तो हाउ मेनी एक्सचेंजेस? जो टोटल एक्सचेंजेस यहां पर आए हैं दैट इज 6। और जब हम ऑब्जर्व्ड की बात करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, अब अगर हम एक्सचेंजेस बनाएंगे 1 2 के बीच में, 1 3 1 4 1 5, सुनते जाइए, देन 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 एंड देन 4 5। कितने एक्सचेंजेस हो गए जी? टोटल 10 एक्सचेंजेस, 11 नहीं 10। ठीक है, तो मेरे से पूछा जाकर, ये जो है राघव ने, संसर ने, कि व्हाई डज दीज एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस? मैं पहले कह चुका हूं, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्जेस। तो जब भी एक्सचेंज होगा, दैट मींस दैट चार्ज इज स्प्रेडिंग फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर, क्योंकि ऑर्बिटल जो है वो स्पेस है जहां पे कि इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर वो उस स्पेस से, लिमिटेड स्पेस है, उस स्पेस से बाहर जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स इन एंटायर स्फीयर ना, एटम में। ठीक है, तो इसलिए जो है एक्सचेंज जो है वो स्टेबिलिटी को राइज करता है। सुनते जाइए, तो आप देख सकते हैं कि यहां से यहां जो है आने में 4 एक्सचेंजेस का राइज हो गया। ठीक है, सो 4 एक्सचेंजेस का जो है इंक्रीज हो गया। इस कारण जो है ये 6 से 10 में आता है। इस कारण जो है D4 से D ये 5 में आता है। सुनते जाइए, इज इट ओके? अच्छा, यहां पर मैं ये भी बता दूं आपको, जैसे अब क्योंकि ऑब्जर्व्ड हमने कहा, ऑब्जर्व्ड थी आर्गन 4s1 एंड 3d5। देखो, ऐसा नहीं है कि हर एलिमेंट में ऐसा होगा। जो एग्जांपल्स मैं आपको करा रहा हूं, आप उनकी बात पहले देखते जाइए। ठीक है, लेड इज नॉट एन एक्सेप्शन। ठीक है, अब सुनते जाइए, यहां पर जो है होता क्या है कि भाई, क्या हर एक में ऐसा ही होगा पीरियोडिक टेबल में कि यहां से यहां जब आएगा तो जो है मतलब हर केस में हम ये एक्सेप्शनल केस ही करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि एस से डी में जाने के लिए देर इज वन एनर्जी कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी, है ना? एस से डी में जब इलेक्ट्रॉन जाता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, और इससे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। तो इसलिए इसके लिए जो एक्सचेंज एनर्जी है
that should be more than excitation energy. तो हर एक में नहीं होगा ये, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि ये कॉपर और क्रोमियम में ही होता है। मेरी बात सुन लीजिए, एक्सचेंज एनर्जी तो मैंने कह दिया, जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी एनर्जी रिलीज होगी। मान लो एनर्जी रिलीज जो है यहां से यहां, जो एक्सचेंज एनर्जी है, अब जो है इसमें जो एक्सचेंज एनर्जी है सपोज वो 10 जूल, और अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लाने के लिए जो है मान लो एनर्जी चाहिए 7 जूल, सो दैट मीन्स तब तो जंप हो जाएगा, जैसे कि इस केस में हो, क्योंकि 10 जूल रिलीज हुई है, 7 जूल चाहिए, तो नेट 3 जूल रिलीज हुई, तो सिस्टम विल बिकम स्टेबल। जब भी सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा इट विल बिकम स्टेबल, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी लोअर होगी। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं एक्सचेंज एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, ठीक है, और इसको रिक्वायर्ड कम होगी, तो जो रिलीज होगी वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगी। लेकिन अगर उल्टा हुआ, इसको जंप करने के लिए चाहिए मान लीजिए 15 जूल, और आपकी एक्सचेंज एनर्जी हो रही है 10 जूल रिलीज, तो जो है जंप नहीं होगा। तो इसलिए कॉपर और क्रोमियम में ही दिस अनएक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व। पीरियोडिक टेबल में और भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, लेकिन बात यह है जिन जो हमारे कोर्स में है उसमें कॉपर और क्रोमियम है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यही बात हम कॉपर पे आके कर रहे हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर 29। आप ध्यान से समझते जाइए। अब यहां पर जो एक्सपेक्टेड है जी, ठीक है, दैट इज 4s2 3d9। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसी है, ठीक है, और ऑब्जर्व्ड वाले में फुल्ली फील्ड आएगा, अब एक बात का ध्यान रखना है आपको कि हमने कहा था फुल्ली फील्ड वाले फुल्ली फील्ड के साथ ही एक्सचेंज होंगे, इसके साथ कोई नहीं एक्सचेंज होगा। ठीक है, 4s1 नहीं होगा, वो तो डिफरेंट सब शेल का है। हमने एक्सचेंज की बात कही थी कि सेम एनर्जी का होना चाहिए, तो एक सब शेल में सारे ऑर्बिटल जो है सेम एनर्जी के होते हैं, 4s इज नॉट ऑफ द सेम एनर्जी। ठीक है, सुनते जाइए। अब यहां पर एक एरो का मतलब दो एक्सचेंजेस है जी, क्योंकि दो इसके इसके दो के साथ होंगे, तो इट मींस टू एक्सचेंजेस। सुनते जाइए, मैं एरो एक ही बना रहा हूं क्योंकि मामला अदरवाइज कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सुनते जाइए, सो 2 4 6 8 10 और ये 12, सो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आर 12। जबकि इस केस में 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो 8 एक्सचेंजेस का यहां पर फायदा हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, 3d9 3d10 कैसे हुआ? ये 4s1 हो गया ना यार, ये 4s1 था। ठीक है, हाँ ठीक है। अब सुन लें, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से क्योंकि नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आर इंक्रीजिंग, सो इसलिए जो है एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, तो हमारी जो है जो D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन है दे विल बी मोर स्टेबल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये था केस जो है कॉपर और क्रोमियम का। सुनते जाइए आप। ठीक है, अभी बात हम कॉन्फ़िगरेशन पे ही चल रहे हैं। ठीक है,
अब सुनिए, द नेक्स्ट दैट इज, बाकी एलिमेंट्स में नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। आयंस दो तरह, उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो एक्सचेंज होंगे, लेकिन उसमें कोई इलेक्ट्रॉन का जंप नहीं होगा, मतलब दैट विल नॉट लीड टू एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने, हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। दैट इज, पहले हम बात कर रहे हैं कैटायंस। आयंस दो तरह के होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है। अब आप सुनते जाएं, ध्यान देते रहिए, फिर मैंने आपसे सवाल भी पूछने हैं, तो इसलिए जो है आप कंसंट्रेट कीजिएगा बोर्ड पे, मेरी बात जो है ध्यान से समझते जाइए। तो यहां पर जो हम कैटायंस की बात कर रहे हैं, जैसे आपको करना क्या है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉर्मल एटम, सबसे पहले ये है। देन द सेकंड स्टेप इज रिमूव required number of electrons starting with subshell having highest n. n stands for principal quantum number. अभी आप मेरी बात को समझते जाइए, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे के बता रहा हूं बात, सब बोर्ड पे ध्यान रखेंगे। दैट इज लाइक, हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया सोडियम का, Na पॉजिटिव ले लिया, Na पॉजिटिव, ठीक है। Na पॉजिटिव बनता कैसे, मतलब सोडियम एटम में से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो यू विल गेट Na पॉजिटिव, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है क्या है, 11 है। सो दैट मींस इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज नियॉन, एंड देन, या डिटेल में लिख लेते हैं, दैट्स बेटर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इट इज सोडियम। तो अब हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्राई करता है कि वो हाईएस्ट एनर्जी वाले और सब शेल से ही इलेक्ट्रॉन निकाले, क्योंकि फिर जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी जो है कम होगी, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये बात कही। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो ऑब्वियसली ये निकलेगा, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला है, ठीक है। इसका एन जो है सबसे बड़ा है, ये तो 2n वाले हैं, ये 1 वाले हैं, तो इसलिए, और निकालना भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2, 2s2 and 2p6, this is the electronic configuration of sodium. Is it okay? सुनते जाइए। अब इसके बाद हम एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एटॉमिक नंबर जो है एल्यूमिनियम का कितना होता है जी,
30, ठीक है। तो इट इज, अब करेंगे क्या हम, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कैसे बनता है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम लिख लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब देखो, अब यहां पर बात क्या है कि आपके पास जो है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले दो हैं, तो जो हायर सबशेल है उससे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मतलब हमेशा हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है हाईएस्ट एनर्जी वाले सबशेल से। तो एस और पी में मैंने आपको कहा था कि पी की एनर्जी ज्यादा होती है एस से, तो पहले पी से निकालेंगे। हमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो इसलिए एक यहां से निकलेगा, दो यहां से निकलेगा। तो इसलिए अब जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2 2p6, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है हमने निकाल लिए। ठीक है, यहां तक आपको बात जो है बिल्कुल आराम से समझ में आ गई। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल जो दे रहा हूं, ठीक है ना, आप देखिए किस तरीके से हम जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग जो है Fe2 पॉजिटिव, आयरन का एटॉमिक नंबर 26। ठीक है, तो इसमें इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड देन 3d6। सही है बात, इट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। ठीक है, अभी ये आयरन की कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हमें तो, ध्यान दीजिएगा, हमें तो Fe2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो अब क्या करेंगे हम, सो नाउ हमें दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, लेकिन हम इस रूल को देखेंगे, रिमूव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम सबशेल हैविंग हाईएस्ट एन। अब इसमें हाईएस्ट एन कितना है, आप ढूंढ के बताइए मुझे, एन की वैल्यू लिख के बताइए, हाईएस्ट एन कितना है, मैं देख रहा हूं, आप जल्दी से लिख के बताइए। इट इज 4, इट इज 4 4 4 4 4 4। ठीक है, तो हाईएस्ट एन जो है इसका है, तो इसलिए हम इससे इलेक्ट्रॉन्स नहीं रिमूव करेंगे, हम इसमें से करेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट वी विल राइट Fe2 पॉजिटिव विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d6। सही है, सुनते जाइए बात। देखो, मैं अगर मान लो हमें Fe3 पॉजिटिव करना हो, मैंने कहा कि हमने रूल नंबर 2 में लिखा था कि जिसका हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन होगी वहां से आप रिमूव करेंगे। तो यहां पर हमने देखा 1 2 2 3 3 4 3, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन इज 4। तो ऐसे में हमें जो है 4 वाले से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, हमने यहां से करने हैं, दो कर दिए, दैट इज Fe3 पॉजिटिव लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 एंड 3d5। मतलब ये हमारी मर्जी है, हम इसको लिखें चाहे नहीं लिखें, लेकिन मैंने जस्ट फॉर मेमोरी मैंने लिख दिया कि जो है देयर विल बी, ठीक है, 3d5। ठीक है, आ गया आपको समझ जो है, ठीक है ना। मैंने कहा आप ध्यान देते रहिएगा, थोड़ी देर में मैं आपको क्वेश्चंस पुट करने लग जाऊंगा। ठीक है, अब सुनते जाइए मेरी बात।
अच्छा, एनर्जी वाइज मत देखिए, जो मैंने सिंपल रूल कराया उससे आप देखो बात बन जाएगी। ठीक है, एनर्जी में देयर आर ट्विस्ट, जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी जो है आप जैसे मैं समझाता जा रहा हूं आप बिल्कुल वैसे समझते जाइए, ठीक है ना। तो अब इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट जो है, जैसे हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमने टर्म लिखी थी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2s+1। ठीक है, सुनते जाइए। वेयर s is equal to n/2 and n is equal to number of अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और कल वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है किस तरह से काउंट करते हैं। अरे एनायंस की भी करनी है, सही बात है, सही बात है, एनायंस की। रुक जाओ रुक जाओ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी से पहले एनायंस। तो एनायंस की बात, इन एटॉमिक नंबर ऑफ एटम एट number of electrons equal to negative charge and right electronic configuration नॉर्मली। नो एक्सेप्शनल केस, बिल्कुल सिंपल है। मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं, जैसे ऑक्सीजन 2 नेगेटिव हमने ले लिया। सुन लीजिए मेरी बात। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का? 8। 8 में आपने क्या करना है, 8+2 10 कर लेना है। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है, 1s2 2s2 2p6। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Cl नेगेटिव। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो 1 नेगेटिव है, तो 17+1 18 कर देना। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, एज सिंपल। ठीक है, तो ये हो गई एनायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इजी है, ठीक है। अब सुने आगे बात, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात। जैसे मैंने कहा कि इट इज गिवन बाय दिस फार्मूला, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको काउंट करना बता दिए। ठीक है, अच्छा, तो अब ध्यान दीजिए, द थिंग ये हो गया। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं यहां पर।
आपको जस्ट ये बताना है कि इनमें से हंट्स रूल के अकॉर्डिंग कौन सा राइट है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी के साथ आपने कंफर्म करना है कि जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी अल्टीमेटली वो ही राइट होगा। ठीक है, तो ये ए वाले हैं, ये बी वाले हैं, तो फर्स्ट में ए राइट है कि बी, आपने जवाब देना है। ऐसे ही आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, आप विद द हेल्प ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी ही मुझे जवाब देंगे। ठीक है, सो अगर हम राइट बताएं इसमें, तो इसका जो है दिस वन इज राइट, इसका दिस वन इज राइट, इसका दिस वन इज राइट, एंड इसका दिस वन इज राइट। ठीक है, हाँ, जिनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी वो ही राइट होंगे। ठीक है, ठीक है, सो जैसे पहले वाले की स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम कैसे निकालेंगे, इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकलेगी, कितने अनपेयर्ड है जी इसमें, ये तो कैंसल आउट ही हो जाएंगे, ये तो प्लस और माइनस ये तो कैंसिल हो गए, तो तीन ही बचे। ठीक है, सो अब आप निकालें, कितनी आ रही है। सो इट विल बी 2 × 3/2 +1, यही है। सो कितनी आई है, ये आ गई 4। ठीक है, इसकी कितनी आएगी, दैट इज 2 × 5/2 +1, कितनी आई, 6 आई। ठीक है, लाइक दिस आप अगले वालों के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप, लेकिन आपको कैंसिल कर देनी होगी जो अपोजिट है, जैसे ये दो अपोजिट आ गए, इनको कैंसिल कर दो, तो इसलिए इट इज 2 × 1/2 +1, सो इट इज 2, इट इज 2 × 3/2 +1। ठीक है ना, सो ये आ गई 4 हमारे पास। इस तरीके से जो अपोजिट आ रहे हैं, जैसे ये दोनों अपोजिट हैं तो कैंसिल कर दो, ये दोनों अपोजिट हैं कैंसिल कर दो। ठीक है,
सो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ठीक है, तो ये 2 आ गई इस तरीके से, ठीक है, आई होप, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ रहे हैं। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल। यहां पर n की वैल्यू लिख रहे, l की, m की एंड s की। तो a के लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू ये। आपको बताना है जो मैंने अरेंजमेंट लिखी है ए बी सी डी में से उनमें से कौन पॉसिबल है कौन नहीं। मुझे बताइए कौन कौन से पॉसिबल है। सो मुझे जतिन ने बोला, ठीक है ना, सी डी पॉसिबल, राघव ने बोला सी डी पॉसिबल, हार्दिक सी कह रहा है, दिव्यांश जो है सी, ठीक है, मोक्षया सी डी पॉसिबल, ठीक है ना, मुझे पूरा जवाब दीजिए ए बी सी डी ई में से कौन सा पॉसिबल है। देखिए अब हम 1 बाय 1 इनको कंफर्म करते चलते, ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से। दैट इज n3 है, l की वैल्यू 0 माइनस n1 तक हो सकती है तो इट इज राइट। n3 हो सकता है, l इस पे डिपेंडेंट है, लेकिन m कैन नॉट बी 3 क्योंकि m की वैल्यू -l2 प्लस l तक होती है। इज इट ओके? तो वो +3 नहीं हो सकता, +2 से -2 तक होगा, इसलिए दिस वन इज रॉन्ग। सुनते जाइए, ऐसे n ये है, नाउ दिस वैल्यू इज रॉन्ग क्योंकि l की वैल्यू 0 टू n-1 तक होती है, ये 2 है तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 ही हो सकती है। सो बिकॉज ऑफ दिस मैं राउंड लगा रहा हूं कि इनकी वजह से ये कैंसल आउट हो रहे हैं, ठीक है। इट इज 5 4, बिल्कुल n-1 है, इट्स राइट, ये सही है। -3 सही है क्योंकि +4 से -4 तक जाएगा, +½ इट इज राइट। सो दिस वन इज राइट, ठीक है, ओके।
अब 1 2 ये यहां पे गलत हो गया, रीजन बीइंग 0 to n minus 1। हमने कहा अगर 2 है तो ये वैल्यूज +2 +1 0 -1 और -2 ही हो सकती है m के लिए। सही है, ठीक है। बहुत बार आता है ये सवाल, बहुत वाला, ठीक है। m वाला समझा दो भाई, m ही तो समझाया मैंने, -l to +l तक होती है, तो l की वैल्यू 2 है तो +2 to -2 तक होगी, है ना। अच्छा सुनिए आप, तो d ये नहीं चलेगा, तो ये गड़बड़ हो गई। अच्छा, n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो इसलिए ये भी गया। तो अवर ओनली राइट आंसर इज, कौन हो गया हमारा राइट आंसर? ओनली सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मैंने कहा दिव्यांश जी, आई होप आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, मैंने कहा कि m की वैल्यू +l to -l तक ही हो सकती है, मैक्सिमम -l to +l। तो इसलिए मैंने कहा कि m की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, +2 से लेके -2 तक ही वैल्यूज हो सकती है। इज इट ओके? सो इसलिए ठीक है, s की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ कोई भी हो सकती है। s की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसकी दो ही वैल्यूज हैं, इट कैन हैव प्लस हाफ, इट कैन हैव माइनस हाफ। ठीक है, l n-1 होता है तो a पार्ट में कैसे पॉसिबल है? तो n 3 है तो 3 - 1 कितना हो गया? 2, तो मैक्सिमम 2 तक वैल्यू जा सकती है ना। l की वैल्यूज इसमें, इसकी इस n के लिए l की वैल्यूज जो है 0 1 2 होगी, तो 2 इज पॉसिबल। सही है बात? ऐसा सवाल आएगा। हैव यू गॉट द इंफॉर्मेशन कि आपका टेस्ट जो है 25 तारीख को होगा, एंड हैव यू गॉट द सिलेबस? ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो उसकी प्रिपरेशन जबरदस्त कीजिए, ठीक है ना। हाँ, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन ऑनलाइन, कोई ओरल वोरल पेपर नहीं होगा। यू हैव टू सिट एट होम। तो शाम को दोगे ना आप पेपर? 24th को कर दें, संडे को कर दें। ठीक है, संडे को कर दिए। न्यू कमर्स विल नॉट बी अपियरिंग इन द टेस्ट। न्यू कमर्स जो है वो दे विल नॉट बी अपियरिंग इन द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। ठीक है, 20 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव 5 इंटीजर, नॉट लाइव ऑन जूम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। आपके मोबाइल पे पेपर आ जाएगा, आपको एबीसी को जो है टिक करना है, 3 आवर्स का पेपर होगा। इज इट ओके? ठीक है, सो प्रिपरेशन करने लग जाइए। ठीक है, अच्छा, तो अब
आप मुझे बताइए, अब प्लीज बोर्ड पे कंसंट्रेट करें। आप मुझे बताइए, ठीक है, आर्यन कुछ पूछ रहा है व्हाट्सएप पे, जो डाउट्स पूछे होते हैं, ठीक है ना, उनका जवाब नहीं मिलता। ठीक है, मिल जाता है, थोड़ा लेट मिलता है, बट डोंट एक्सपेक्ट कि जैसे जब आप रेगुलर कोचिंग में भी आते हैं तो यू आस्क व्हेन यू कम टू द क्लास। मतलब आप टीचर से ये ना एक्सपेक्ट करें कि वो सारा दिन व्हाट्सएप पे बैठा रहेगा, आपके डाउट्स देखता जाएगा एंड देन लाइक दैट, ठीक है ना। डाउट्स के जवाब तो मिलेंगे, समटाइम यू डोंट राइट योर क्वेश्चन क्लियरली, ठीक है। कई बार तो यही समस्या हो जाती है कि आप क्लियरली नहीं लिखते हैं क्वेश्चन को, तो हमें जो है जवाब देना, क्योंकि डोंट एक्सपेक्ट टीचर्स टू बी दैट मच एक्सपर्ट कि वो जो है टाइपिंग में इतना होंगे कि आपका टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन भी कुछ भी, ठीक है। तो इसलिए कई बार हो जाता होगा, अदरवाइज जो है आपको जवाब मिलेगा। बट वेट, आप तो बेड पे बैठ के आराम से क्वेश्चन टाइप कर दिया, तो टीचर को टाइम दीजिए आप जो है, ठीक है ना, मिलेंगे जवाब, ठीक है। अच्छा, डू दिस। N3 L0 M0 सही है, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही। समझ आ गया, मतलब आप लोगों को जो है। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सोडियम की 1s2 2s2 2p6 3s1, तो 3 है, तो n की वैल्यू 3, एंड देन L की वैल्यू s है तो 0, तो m की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि L अगर 0 है m की वैल्यू प्लस L2 माइनस L ही होती है, बिल्कुल सही बात है। स्पिन में भी प्लस और माइनस हाफ, बस आपको बात समझ में आ गई, ठीक है, दैट्स ओके। अब ऐसे देर इज वन फॉर्मूला कॉल्ड magnetic moment mu, and this magnetic moment mu is equal to root of n into n plus 2 बोर मैग्नेटॉन। इसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूं, तो 1 bm इज इक्वल टू EH अपॉन 4 पाई MC, n is equal to number of unpaired electrons. Now फाइंड म्यू ऑफ फॉलोइंग आयंस। आप मुझे जवाब जैसे रूट में भी दे सकते हो, जैसे √5 √11 √12 ऐसे आप लिख सकते हो। आप इंग्लिश में रूट भी लिख सकते हो अगर सिंबल नहीं है आपके पास, ठीक है, आप ऐसे भी दे सकते हो। सो सबसे पहला आयन है Fe3 पॉजिटिव। Fe का एटॉमिक नंबर जो है 26 होता है। दूसरा आयन है हमारे पास निकल 2 पॉजिटिव, 28 एटॉमिक नंबर है। एंड तीसरा आयन है मैंगनीज 2 पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रोमियम 3 पॉजिटिव। इज इट ओके?
सो आप मुझे जवाब दीजिए। अगला सवाल। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। माइक मैंने ऑफ किया है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। अभी तक सभी लोगों ने गलत दिया है लगभग जो है। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। निकल का रूट 8 है, सही है। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट अस सी। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सो नॉर्मल आयरन की कैसे लिखी जाएगी? इट इज आर्गन एंड देन 4s2
3d6 और 3 पॉजिटिव है। मैंने कहा था 2 यहां से निकालने हैं, 1 यहां से निकालना है, तो आयरन की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 4s0 3d5। कई लोगों ने तो यहीं पे गड़बड़ कर दी है, तो व्हेन इट इज d5, so number of unpaired electrons are 5. So n is equal to 5 here. So mu is ठीक है, ये है फर्स्ट का आंसर। एंड द निकल, इट इज आर्गन 4s2 3d8, 2 पॉजिटिव है, सो 2 निकाल लेंगे, ये 4s0 हो गया। अब d8 को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड है, ठीक है। सो म्यू इज इक्वल टू, इट इज सेकेंड आंसर, ठीक है। नाउ थर्ड वन, Mn2 पॉजिटिव, आर्गन 4s2 3d5 था, 2 निकालने हैं, हाईएस्ट n में से निकालने, तो अगेन n की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो म्यू की वैल्यू √35 आ जाएगी। सही बात है, इसी जैसे। क्रोमियम एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन 3 निकालने हैं, तो 1 इसमें से निकलेगा, 2 इसमें से निकलेंगे, तो ये 0, ये 3। सो n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। सो n की वैल्यू 3 से हम 3d5, 3 पॉजिटिव है ना, हाँ ठीक है, तो √50, ठीक है। क्रोमियम 3 पॉजिटिव, √15 बिल्कुल सही है, ठीक है। भाई इसमें एक ही था ना, इसमें एक ही था, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है क्रोमियम, 4s1 3d5 जो आज कराई, ठीक है। नॉर्मल जो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, क्रोमियम है आर्गन 4s1 3d5, तो इसलिए एक इसमें से 2 इसी में से निकालेंगे ना, टोटल 3 निकालने हैं, तो ठीक है। और सुने, स्कैंडियम की मैग्नेटिक मूवमेंट आती है जी, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट है 0, आप घर पे कीजिएगा। इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट है √24, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट है 0, एंड इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट है √3, ठीक है। सो इसलिए आपका जवाब जो है ए एंड सी रहेगा। इज इट ओके? एक मिनट।